जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में और अल बरूनी के बारे में। जैसा कि यात्रियों में इब्न बतूता की अगर हम बात करें कि उसने भारत का वो वर्णन किया, उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे बहुत स्पेशल लगी, यानी जो उसने कभी नहीं देखी थी, उनका वर्णन किया। आज हम एक और यात्री के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का यात्री था और उसने भारत के बारे में वो लिखा जो उसे यूरोप से अलग लगा, यानी कि उसने आलोचनात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखा। तो आइए बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर पर कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था। फ्रांसीसी यात्री था और भारत आया, और इसके साथ साथ वो एक दार्शनिक था, इतिहासकार था और एक डॉक्टर भी था। फिलोसोफर और डॉक्टर होने के साथ साथ एक इस तरह का बुद्धिजीवी जिसने तुलनात्मक अध्ययन, ये बार बार शब्द आ रहा है, यानी उसने यूरोप के साथ तुलना की। खास तौर से अगर हम बात करें तो उसने फ्रांस से तुलना की, क्योंकि वो फ्रांस का रहने वाला था। उसने अपने फ्रांस और यूरोप में दोनों की अगर इसमें भारत की अगर तुलना की बात करें तो उसने ये माना कि भारत निम्न कोटि का था। इस तरह की बात, इस तरह का वर्णन बर्नियर करता है। तो ये कब भारत आया, उसने 1656 से लेकर 1668 तक वो भारत में रहा। इतने साल यानी लगभग 12 वर्ष वो भारत में रहा। और दाराशिकों के समय में, अब दाराशिकों की बात करते हैं कि कौन था। आपने नाम सुना होगा शाहजहां का, यानी मुगल शासक शाहजहां का बेटा था दाराशिको। और इस दाराशिको के समय में ये बर्नियर जो है उसने भारत की यात्रा की, या उसके समय में वो भारत में रहा और भारत का वृतांत उसने लिखा। अब उसके बाद इसकी जो बुक है वो किस नाम से है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी इसने मुगलों का इतिहास लिखा है, मुगल शासकों का। और इसके साथ साथ 1671 में क्या हुआ कि इस किताब का, इस ग्रंथ का प्रकाशन 8 बार यहाँ से शुरू हुआ, पहली बार हुआ, और उसके बाद लगातार 8 बार इस किताब को छापा गया। और इसके साथ साथ कई भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में, फ्रेंच में, डच में, इन भाषाओं में, जर्मन, इन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद जो है वो किया गया, यानी इतनी पॉपुलर ये किताब हुई। और इसमें किस चीज़ का अध्ययन, इसमें अगर हम बात करें तो मुगल शासकों का विस्तृत अध्ययन है, यानी भारत का उस समय का अध्ययन है। और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण की, यानी उसने भारत की स्थिति को, आलोचना उसने की है भारत की, उस स्थिति, उस हिसाब से उसने जो भारत का इतिहास है वो लिखा है। और सबसे खास बात, मुगल कालीन इतिहास लिखा है। अब हम अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुगलों पर, मुगल कालीन इतिहास का वैश्विक रूप, और यानी कि यूरोप के परिप्रेक्ष्य में इसने मुगलों का इतिहास लिखा है। और इसके साथ साथ उसने कहा कि यूरोप क्या है, श्रेष्ठ है। खास तौर से मैंने बताया फ्रांस, यानी उसकी जो संस्कृति है, उसका समाज, उसकी अर्थव्यवस्था वो समृद्ध है, बजाय भारत के, यानी भारतहीन है, भारत निम्न कोटि का है। यानी कि इसे कहा गया द्विविपरीतता का सिद्धांत, यानी भारत और यूरोप की तुलनात्मक जो उसने अध्ययन किया, तुलनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उसने जो ग्रंथ लिखा, उसे द्विविपरीतता का सिद्धांत, यानी दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसे द्विविपरीतता का सिद्धांत कहा गया। और वो भारत जब आया और 12 वर्षों तक भारत में रहा तो उसने मुगलों का इतिहास जो लिखा है, यानी सल्तनत काल और मुगल काल के दोनों का जो विभेद था, यानी सामाजिक विभेद और आर्थिक विभेद, उसका भी वर्णन किया है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं मुगलों के बारे में और इसके साथ साथ सल्तनत काल। जैसा कि हमने पढ़ा, आपको पहले वीडियो याद होंगे जिसमें हमने चर्चा की थी सल्तनत काल के एक राजा मोहम्मद बिन तुगलक की, आपको ध्यान होगा। अब हम बात करें ये क्या था, ये दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, यानी कि 1206 से लेकर मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी या उनका दास जो था वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। 1206 से लेकर
1526 तक का जो काल कहलाता है, इस टाइम पीरियड को सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें दास वंश की हम अगर बात करें, और उसके जैसे क्रमिक रूप से उसके बाद आता है खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, यानी इस तरह दिल्ली सल्तनत चला 1526 तक। और 1526 में शुरुआत हो जाती है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो भारत में रखी। बाबर का नाम आपने सुना होगा। 1526 से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, यानी इस तरह मुगलों का शासन जो है वो रहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जब बर्नियर आया तो शाहजहां का बेटा दारा शिकोह था, जिसका कि औरंगजेब के साथ युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के। तो उसके समय में ये रहा, और मुगलों के सामाजिक जीवन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में उसने वर्णन किया है। यानी आपको इस किताब में, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। अब वो बात करता है दिल्ली सल्तनत के और मुगल कालीन समाज के बारे में और सामाजिक विभेद के बारे में कि क्या अंतर था, और उसके साथ साथ आर्थिक परिदृश्य का वर्णन करता है, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए, अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम भूमि पर बात कर लेते हैं कि भूमि के संबंध में या भूमि के स्वामित्व को लेकर के बर्नियर क्या कहता है। तो बर्नियर कहता है कि जो भूमि थी, आपको ये हमें पता है कि अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था भूमि, और भूमि का मालिक कौन था? शासक। यानी उस समय मुगल शासक जो थे, ये बर्नियर बताता है कि भूमि के स्वामी शासक हुआ करते थे। शासकों का भूमि पर अधिकार था, इस पर किसानों का अधिकार नहीं था। भूमि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी, बल्कि राजा की होती थी, शासक की होती थी, और शासक उसे उन अपने ही अमीर वर्गों में बांट दिया करता था। जो अपने परिवार के होते या जो उच्च वर्ग के लोग होते, उन्हें भूमि बांट दिया करता, और उस भूमि पर किसान खेती करता, एक मजदूर के रूप में, एक श्रमिक के रूप में। अब जब वो खेती करेगा, वो उस भूमि की तब तक वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं करता था, क्योंकि वो उस भूमि का मालिक नहीं होता था। ये बात बर्नियर बताता है कि भूमि को अनुपजाऊ रह जाती थी, भूमि उस पर मेहनत नहीं करता था उपजाऊ करने के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी खुद की भूमि नहीं थी। वो तो केवल राजा की भूमि होती थी, और वो उस पर खेती करता और उसका जो टैक्स देना होता वो राजा को दे देता, और वो वहाँ पर एक श्रमिक के रूप में, एक मजदूर के रूप में काम करता था। तो ये बात कहता है बर्नियर की ये राज्य के लिए और किसान के लिए, समाज के लिए, ये दोनों के लिए ही बहुत बड़ी हानिकारक बात थी। यानी ये नुकसानदेह थी ये बात, क्योंकि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बंजर रह जाता था। अब ये तो हुई भूमि के स्वामी को लेकर के। वो कहता है कि जब भूमि पर मालिकाना अधिकार व्यक्ति का नहीं था, किसान का नहीं था, तो इसका लॉस तो होना ही था, और इसके साथ साथ भूमि जो है वो खत्म हो गई, व्यक्ति गरीब भी होता गया, क्योंकि जो गवर्नर होते थे, अमीर वर्ग होते थे, जिनके पास भूमि होती थी, वो उन श्रमिकों का, उन किसानों का बहुत अधिक शोषण करते थे, उनसे बहुत अधिक काम करवाते थे, लेकिन उन्हें उनका हिस्सा नहीं देते थे, टैक्स बहुत अधिक इकट्ठा करते थे, जिससे श्रमिक या किसान गरीब होता चला जाता, उसकी स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय होती चली जाती। और कभी कभी तो ऐसा होता कि इससे दुखी होकर वो किसान या मजदूर आत्महत्या कर लेता या मर जाता, या फिर वो अपने बच्चों को खो देता। बच्चों को खोने का मतलब उसके बच्चे जो हैं वो दास बना लिए जाते थे। जब टैक्स की पूर्ति नहीं होती तो वो दास बना लिए जाते थे। इस तरह की परंपरा जो है वो देखने को मिली बर्नियर को, वो इसका वर्णन करता है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि समाज के अंदर केवल दो वर्ग थे, एक तो अमीर वर्ग था और दूसरा गरीब। अमीर वर्ग किससे संबंधित था? राजा से संबंधित, या फिर राजा के परिवार से, या फिर उच्च वर्ग जो था उससे संबंधित था। और दूसरा गरीब वर्ग था, यानी कि मध्यम वर्ग जैसा कोई भी नाम नहीं मिलता, या तो बहुत अधिक अमीर है या फिर बहुत गरीब था, क्योंकि सारा का सारा अधिकार जो था, चाहे वो भूमि का है, व्यापार का है, शिल्प के लाभ का है, वो सारा अधिकार राजा के पास होता। इसीलिए केवल समाज में दो ही वर्ग थे, या तो उच्च वर्ग थे या फिर निम्न गरीब वर्ग था। वो बताता है कि मुगल शासक कैसे थे? क्रूर थे,
यानी अत्याचारी थे। और उसके साथ साथ एक बहुत अजीब सी बात कहता है कि मुगल शासक जो थे उन्हें बताया भिखारियों का राजा, गरीबों का राजा उसको कहा, और भारत की निंदा की उसने कहा। इसके साथ साथ वो अपने जो देश है या यूरोपीय कंट्रीज जो हैं उनके राजाओं को एक चेतावनी भी देता है कि अगर यही हाल कहाँ रहा, यूरोप में रहा, अगर हम किसकी मानेंगे, अगर हम इन मुगलों की शासन व्यवस्था को देखकर चलेंगे तो हम भी क्या कर लेंगे, अपने यूरोप में इसी तरह की परंपराओं को कायम कर लेंगे, जिससे हमारा देश क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जो चमक दिख रही है यहाँ के शहरों में, और जो यहाँ के शहर संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वो समृद्धि खत्म हो जाएगी, वो यहाँ की जो भूमि है विकसित वो समाप्त हो जाएगी। अगर मुगलों को देखकर यूरोपीय कंट्री के राजाओं ने भी इसको अपनाया तो वो एक चेतावनी देता है अपने यहाँ के राजाओं को। वो कहता है कि नगर क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जब भूमि नहीं रही, भूमि की उपज अच्छी नहीं रही, वो कहते हैं कि लोग बहुत ही कम आबादी वाले गांव हुआ करते थे जो विकसित नहीं थे, है ना। और इसके साथ साथ वो कहते हैं नगर नष्ट हो गए क्योंकि जमीनें खत्म हो गई, वहाँ की हवा दूषित हो गई और खेत फसलहीन हो गए, और यहाँ लोग जो हैं तंग आकर के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और वहाँ का जो माहौल है उन गाँव का वो बिल्कुल उजड़ा हुआ देखा उसने। इस तरह का वर्णन बर्नियर अपने ग्रंथ में करता है। अब उसके बाद भू राजस्व की बात भी वो करता है। भू राजस्व का मतलब वो हिस्सा, वो भाग जो राजा भूमि की उपज के बदले लिया करता था, उसकी बात भी करता है। तो यहाँ पर विवाद की स्थिति आती है। अकबर का दरबारी साहित्यकार, इतिहासकार जो था अबुल फजल का नाम आता है। अबुल फजल कहता है कि जो भू राजस्व था, यानी कि वो हिस्सा भूमि का, वो क्या था, राजत्व का परिश्रमिक था। राजत्व का मतलब राजा द्वारा उपज का हिस्सा लिया जाता था राज्य को चलाने के लिए। ये बात तो कहता है अबुल फजल कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, कोई जबरदस्ती कर नहीं लिया जाता था, केवल राज्य को चलाने के लिए, आय अपनी बढ़ाने के लिए एक हिस्सा लिया जाता था। ये बात कहता है अबुल फजल। लेकिन बर्नियर क्या कहता है कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगान था, क्योंकि भूमि किसकी थी, वो बताता है कि भूमि तो राजा की थी भाई, और राजा की जब भूमि है तो राजा उस पर क्या लेगा, अपनी मनमर्जी से टैक्स लेगा, और जैसे किसान जो है वो गरीब हो गया। तो ये बताता है कि बर्नियर के राजा की भूमि थी, स्वामी उसका राजा था, शासक था, और उस भूमि पर लगान लेता था। लेकिन यहाँ ये सही नहीं माना गया, क्योंकि शासक जो है वो ना तो अपनी पारिश्रमिक लेता था, भू राजस्व का हिस्सा केवल उपज के आधार पर लेता था। जितनी जमीन पर खेती होती थी उस खेती का कुछ हिस्सा राजा लेता था अपने राज्य को चलाने के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। तो ये यहाँ विवाद की स्थिति रही इन भू राजस्व के संबंध में। अब बात आती है ग्रामीण समुदाय की, कि गांव का माहौल जो है वो कैसा था, समाज में किस तरह के भेद थे। तो यहाँ भी वो बात करता है समाज में सामाजिक विभेद की और आर्थिक विभेद की। वही कि समाज में उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग था, दो तरह के ही वर्ग देखने को मिलते थे, क्योंकि जिसके पास अधिक धन है वो समाज में उच्च वर्ग का व्यक्ति था, और जिसके पास कम है वो गरीब की श्रेणी में आता था, जिसमें श्रमिक, किसान, छोटे मजदूर, इनका उल्लेख करता है। तो ग्रामीण समुदाय में विभेद था। सबसे पहले वो बताता है कि भूमि के स्वामी राजा थे, और राजा उस भूमि को किसको दे देते थे, बड़े जमींदारों को। अब एक तरफ तो बड़े जमींदार, और दूसरी तरफ वे अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक थे, मजदूर थे, जिन्हें कहा गया बलाहार। ये बलाहार क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन किराए पर भूमि लेकर के। अब इन दोनों के बीच में एक और नाम भी आता है, वो आता है बड़े किसानों का। अब ये बड़े किसान क्या करते, बड़े जमींदारों से भूमि ले लेते किराए पर, भूमि लेकर के मजदूरों से खेती करवाते थे, इन बलाहारों से खेती करवाते थे, इनसे बेगार लेते थे, और इसके साथ साथ
भूमि की उपज का बहुत अधिक टैक्स जो है वो बड़े जमींदार ले लेते, क्योंकि ये तो ठेके वाली प्रणाली हो गई कि इनसे ठेके पर ले लिया और आगे मजदूरों से काम करवा लिया। अब मजदूर जो है उनके पास कुछ नहीं बचता था, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनके पास खाने लायक भी अनाज नहीं बचता था, क्योंकि ज़मीनें भी बहुत अच्छी नहीं होती थी और ऊपर से टैक्स की जो मार थी वो किसानों को या वो बलाहारों को झेलनी पड़ती थी। ये बात वर्णन करता है बर्नियर। अब बात करता है शिल्पकारों की। ये तो हो गई ग्रामीण समुदाय की बात, समाज में खेती की बात, भूमि के स्वामित्व की। अब वो शिल्पकारों की भी दशा के बारे में बताता है। वो कहता है कि शिल्पकार जो थे वो अपने कार्य को बेहतर नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? रीजन क्या था? क्योंकि वो यही कहता है कि जो लाभ का हिस्सा होता था, शिल्पकारों ने कोई वस्तु बना दी, उसको बेचा और जो उसको प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट को राजा ही लेता था। उसका पर्सनली शिल्पकार का अपना कोई भी उसमें हिस्सा नहीं रहता था। राजा जितना मर्जी चाहे उनसे टैक्स ले सकता था। तो ये बात कहता है। इसके साथ साथ वो एक बात और कहता है कि उत्पादन पर इससे क्या हुआ? नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भाई अगर हमें लाभ ही नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे? तो वही स्थिति वो शिल्पकार की कहता है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता था, लाभ का हिस्सा राजा ले जाता था, तो ये अपने काम को बेहतर नहीं करते थे। वैसे ही जो किसानों पे बात लागू होती थी कि किसान जब भूमि का स्वामी नहीं था तो वो भी अपनी जो जमीन है उस पर काम नहीं करता, उसको उपजाऊ नहीं बनाता था। तो वही बात शिल्पकारों के लिए भी वो कहता है कि शिल्पकारों का लाभांश जो है वो ले जाता राजा। तो अब उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, तो वो अपने काम को नए तरीके से या बेहतर ढंग से नहीं करते थे। इसके साथ साथ एक बात और कहता है कि विश्व से बहुमूल्य धातुएं जो थी वो आती थी भारत, यानी सोना चांदी, ये धातुएं भारत आया करती थी और भारत से जो माल होता था वो तैयार होकर के विदेशों में बेचने के लिए जाया करता था। ये बात वो कहता है। अब यहाँ इसकी खुद की ही बात उल्टी पड़ गई बर्नियर की, क्योंकि बर्नियर एक तरफ तो कहता है कि शिल्प उद्योग तो विकसित नहीं था, यानी कि वो अपना शिल्पकार जो है वो अपना उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते थे, एक तरफ तो ये कहता है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि विश्व का व्यापार जो है वो इतना अधिक था भारत के साथ कि भारत की वस्तुएं बाहर बेचने को जाया करती थी और इसके बदले में भारत में सोना चांदी बहुत अधिक आता था। तो ये यहाँ बर्नियर की जो बात है वो गलत साबित होती है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ इसका निर्णय ये निकलता है कि भारत का जो व्यापार था, भारत का जो उद्योग था वो बहुत ही उन्नत था। वस्तुएं थी वो बाहर बेचने को जाया करती थी, उनका निर्यात होता था, जिससे भारत में बहुत अधिक सोना चांदी आता था और भारत एक संपन्न देश था। ये बात कहता है बर्नियर। अब बर्नियर ने जो इतिहास लिखा उसको देख करके या उसके ग्रंथ को पढ़ करके कुछ और इतिहासकार, जैसे हम मोंटेस्क्यू की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, तो उन्होंने भी इसी तरह का संकेत या इसी तरह की बातों को अपने ग्रंथों में, अपने साहित्यों में वर्णित किया है। तो ये था बर्नियर की आज की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम उनके व्यापारिक स्थिति के बारे में और अन्य बातें जो भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखी उस पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।